So Simple tutorial. Good morning students, welcome to SST So Simple tutorial. In the previous class we had read about the pastoral nomads in the mountains. We read about the Gujar Bakarwals of Jammu and Kashmir, Gaddi shepherds of Himachal Pradesh, Gujar cattle herders of Garhwal and Kumayu region and their seasonal movements. Today we will read Unit 1.2 on the plateaus, plains and deserts. बच्चों, हम लोग आज अपना क्लास महाराष्ट्र के धांगर से शुरू करेंगे. Dhangars were the most important pastoral communities of Maharashtra. Most of them were shepherds, some were blanket weavers and still others were buffalo herders. तो उसमें ज़्यादातर चरवाहे थे. हालांकि कुछ लोग कंबल और चादर भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे. चलिए देखते हैं ये लोग रहते कहाँ थे और मूव कहाँ करते थे. धांगर शेफर्ड्स बरसात के समय मतलब मानसून के वक्त महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेटो में रहते थे. ये इलाका सेमी एरिड रीजन है, मतलब यहाँ बारिश बहुत कम होती है. यहाँ की मिट्टी भी बहुत उपजाऊ नहीं थी, इसीलिए यहाँ सिर्फ कंटीली झाड़ियाँ ही पाई जाती थी. और फसल के नाम पे बाजरा जैसे ड्राई क्रॉप्स ही होते थे. मॉनसून में ये इलाके धांगर के जानवरों के लिए फर्स्ट क्लास ग्रेजिंग ग्राउंड्स बन जाते थे. अक्टूबर में धांगर बाजरे की कटाई करते थे और पास्चर की तलाश में वेस्ट की ओर चल पड़ते थे और कोंकण रीजन पहुंचकर अपना डेरा डाल देते थे. यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती थी, बारिश भी खूब होती थी, इसीलिए खेती भी खूब होती थी. जिस समय धांगर लोग यहाँ पहुँचते थे उस समय कोंकण के किसान को खरीफ की फसल काट कर रबी के लिए खेत तैयार करना होता था. तो कोंकण किसान धांगर के जानवरों को अपने खेतों में चरने की इजाज़त दे देते थे. इससे होता यह था कि मवेशी को स्टबल चरने को मिल जाता था और मवेशी जो गोबर करते उससे किसानों को भी मुफ्त में उनके खेतों के लिए खाद मिल जाया करता. स्टबल मीन्स ठूंठ. फसल की कटाई के बाद जो हिस्सा जमीन के साथ रह जाता है ना, उसे स्टबल कहते हैं. लोअर एंड ऑफ द ग्रेन स्टॉक्स लेफ्ट इन द ग्राउंड आफ्टर हार्वेस्टिंग. तो इस तरह धांगर्स को भी और कोंकणी फार्मर्स को भी दोनों को फ़ायदा हो जाता था. इसके अलावा कोंकणी फार्मर्स धांगर्स को कुछ चावल भी दे देते थे, जिसे वे अपने साथ ले जाते थे, क्योंकि जहाँ वे रहते थे वहाँ चावल नहीं होता था. अब जैसे ही मानसून की बारिश होती थी तो धांगर कोंकण एरिया छोड़ वापस अपने ठिकाने यानी कि ड्राई सेंट्रल प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र लौट जाते, क्योंकि भेड़ वेट मानसून कंडीशंस को टॉलरेट नहीं कर पाते थे. तो ये था धांगर पेस्टोरलिस्ट्स का पैटर्न ऑफ मूवमेंट. अब चलते हैं जरा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की ओर. वहाँ कौन सी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी पाई जाती है? गोल्ला, कुरुमाज एंड कुरुबाज. ये लोग करते क्या थे? द गोल्लाज हर्डेड कैटल while the Kurubas and Kurumas reared sheep and goats and sold woven blankets. गोल्ला तो प्रायः गाय भैंस पालते थे, पर कुरुबाज और कुरुमाज भेड़ बकरी पालते थे और हाथ से बुने कंबल बेचा करते थे. ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के पास रहते थे और अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ दूसरे काम भी करते थे. यहाँ के चरवाहे बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदला करते थे. ड्राई सीजन में वे कोस्टल रीजन्स में चले जाते थे और बरसात शुरू होने से पहले वापस चले आते थे. ऐसा इसीलिए क्योंकि वेट स्वम्पी कंडीशंस को सिर्फ भैंस ही बर्दाश्त कर सकते हैं. तो ऐसे में बाकी जानवरों को वापस ड्राई प्लेटो रीजन में शिफ्ट करना जरूरी हो जाता था. तो हम क्या पाते हैं कि इनका मूवमेंट पहाड़ वाले चरवाहों के ठीक अपोजिट हुआ, जो सर्दी और गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे, है ना. अब जरा बंजारों की बात कर लेते हैं. बंजारे यूपी, एमपी, पंजाब और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे. ये लोग अच्छे चारागाह मतलब गुड पास्चर लैंड की तलाश में दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में फूड ग्रेन्स और फॉडर के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीज़ें बेच देते थे. समझ गए? अब चलते हैं राजस्थान के रेगिस्तान में और देखते हैं वहाँ के पेस्टोरल कम्युनिटीज़ को.
यहाँ कौन पाए जाते हैं? रायकास। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन इलाकों में बारिश तो होती ही नहीं है, होती भी है तो बहुत कम, इसीलिए खेती की उपज भी बढ़ती घटती रहती है। बहुत से इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं है। यही कारण था कि वे लोग खेती के साथ साथ पेस्टोरलिज्म को अपनाते थे। बरसात के समय बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के रायका अपने गांव में ही रहते, क्योंकि इस समय वहां चारा मिल जाता था। लेकिन अक्टूबर आते आते चारे सूखने लग जाते थे। तब ये लोग नए पास्चर्स की तलाश में दूसरे जगह के लिए निकल जाते और अगली बरसात में ही लौटते थे। रायकास के बच्चों दो ग्रुप होते हैं, एक जो भेड़ बकरी पालते हैं और दूसरे जो ऊंट पालते हैं। जो ऊंट पालते हैं उन्हें मरु रायका कहा जाता है। आपके टेक्स्ट बुक में रायका के काफ़ी पिक्चर्स दिए हुए हैं, चलिए एक नज़र डालते हैं। फिगर 5, रायका कैमल्स ग्रेजिंग ऑन द थार डेजर्ट इन द वेस्टर्न राजस्थान। यहाँ पाई जाने वाली सूखी और कंटीली झाड़ियों के सहारे सिर्फ ऊंट ही जिंदा रह सकता है। फिगर 6, ए कैमल हर्डर इन हिज सेटलमेंट्स। यह जैसलमेर के पास का थार डेजर्ट है। यहाँ के कैमल हर्डर्स को मरु रायका कहा जाता है और इनकी बस्ती को ढांडी कहा जाता है। फिगर 7, ए कैमल फेयर एट बालोतरा। यहाँ कैमल हर्डर्स ऊंट की खरीद बिक्री करने आते हैं। फिगर 8, ए कैमल फेयर एट पुष्कर। बड़ा फेमस मेला ही है। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं। फिगर 18, ए रायका शेफर्ड ऑन जयपुर हाईवे। आप देख सकते हैं हेवी ट्रैफिक के बीच कैसे ये शेफर्ड माइग्रेट कर रहे हैं। तो बच्चों, जब हम इनके जीवन को देखते हैं तो कुछ बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। एक तो ये कि कहीं भी मूव करने से पहले वे काफ़ी सोच विचार करते थे। वे जहाँ जा रहे होते थे वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस की जानकारी रखते थे। इस बात का ख्याल रखते थे कि वहाँ कितने दिन तक ये रह सकते थे, उन्हें कहाँ पानी और पास्चर मिल सकता था। इसके बाद टाइमिंग, वे एक इलाके से दूसरे इलाके जाने का सही समय चुनते थे और इस बात का ख्याल रखते थे कि किन इलाकों से उन्हें गुजरने की छूट मिल जाएगी और किन इलाकों से नहीं। सफ़र के दौरान ड्यूरिंग द मूवमेंट रास्ते में पड़ने वाले गांव के किसान से भी अच्छे रिलेशन बनाकर रखने पड़ते थे, ताकि उनके जानवर उन किसानों के खेतों में घास चर सकें। ठीक है, तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टाइम फॉर प्रोबेबल क्वेश्चंस नाउ। 1. Who are the Dhangars? 2. How was the seasonal rhythm of movement of Gujars different from that of Dhangars? 3. Explain the annual cycle of the seasonal movement of the Gollas of Karnataka and Andhra Pradesh. 4. Who were the Raikas? Write any 3 features of their lifestyle. अब आप अपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़िए और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो पढ़ेंगे यूनिट 2 कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। तब तक कीप रीडिंग एंड हैव ए वंडरफुल टाइम। थैंक यू।